बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। हमने पढ़ा था कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होती हैं और किस तरह मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस एटम्स में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंसेस चेक किए थे इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस के अंदर और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के अंदर। डिफरेंसेस चेक करने के बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की, जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस में हमने पढ़ा था कि डायपोल्स कैसे बन रहे हैं हमारे पास और वो किस तरह अट्रैक्शन काज कर रहे हैं। साथ हमने इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ी थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, वो कैसे हमारे पास बॉन्ड बनाता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसके ऊपर एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो हमने कल स्टडी किया था वो ये था कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई? इसकी रीज़न क्या है कि जो आइस होती है हमारे पास फ्लोट्स करती है वाटर के ऊपर। व्हाट्स द केमिस्ट्री बिहाइंड इट? सो इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको पिछली वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख लें। तो बच्चों, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। हमने इसमें देखना है कि किस तरह की नेचर और बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो पिछला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होके। हमने पिछले जो लेक्चर्स गए हैं उनमें हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, मेटालिक बॉन्ड पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। ये सारे हमने बॉन्ड्स पढ़े थे। ये हमने बात की थी जनरली एक मॉलिक्यूल के अंदर कि दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है। अब हम देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल को कलेक्टिवली हम कह क्या रहे हैं। वो हमारे पास एक बॉन्ड तो शेयर कर रहा है, सपोज आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हम उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बॉन्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज हम ये डिस्कवर करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस के कंपाउंड्स के ऊपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके बच्चों, सबसे जो हमारे पास पहला है टॉपिक वो है आयोनिक कंपाउंड। हमें सबको पता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्ट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, जिसमें एक जो हमारे पास एटम होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और जो दूसरा होता है हमारे पास वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या चीज़ें हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स ही हैं, जिनके पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हैं। सो बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या हुए? ऐसे कंपाउंड्स जो बने होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन से, उनको हम कह देते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं NaCl। हमने बच्चों पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, आपको इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। हमने ये देखा था कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्डिंग जो डोमिनेट कर रही है वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि सोडियम जो है हमारे पास वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड। ठीक है, इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड जनरेट हुआ है उसको हमने कहा था आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जब दो एटम्स हमारे पास मिलते हैं तो वो हमारे पास एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सेम इस तरह जब सोडियम और क्लोराइड आपस में मिले तो इन्होंने सोडियम क्लोराइड बनाया, जो कि हमारे पास है टेबल सॉल्ट। ठीक है, अब इनके दरमियान हमारे पास आयोनिक बॉन्ड तो बन गया NaCl के दरमियान।
ठीक है, इसको हमने कह दिया ये एक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। किस बेस पर का? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयोनिक फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पास आयंस जो है वो हमारे पास आपस में कंबाइन किए हैं। कैसे? सोडियम हमारे पास पॉजिटिव है और क्लोराइड हमारे पास नेगेटिव है, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बन गया। हमने बच्चों इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचते हैं। तो इस वजह से बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास, वो आयोनिक बॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है। अब देखो, हमने पहले पढ़ लिया, मैं आपको साथ साथ पिछला भी रिवाइज करवा रही हूँ जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, रटा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले तो हमारे पास आयंस थे, आयंस आपस में आए तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बन गया तो उन्होंने एक कंपाउंड की शक्ल इख्तियार कर ली, जो कि हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। अब जब ये कंपाउंड बना है तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पास हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास NaCl का जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा ऑर्डर में आ गया, ऑर्डरली मैनेज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का हमारे पास एक स्ट्रक्चर था वो बड़ा ऑर्डर में आ गया। जिस तरह हमारे पास हमने कल पढ़ा था कि जब वाटर जो होता है हमारे पास वो कोल्डनेस की तरफ जाता है या कोल्डनेस इंक्रीज करती है तो वो अपने आप को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सेम गोसा वो भी एक हमारे पास क्रिस्टल बन जाता है। और सोडियम क्लोराइड की भी आप नमक देखा होगा आपने, क्रिस्टल्स ही होते हैं ना, स्मॉल क्रिस्टल्स। तो ये वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा होती है, उस पर डोमिनेट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड होते हैं हमारे पास वो एक ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी पिक्चर देखते हैं वो कैसे ऑर्डर में आए हैं। ओके बच्चों, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना वो NaCl का है। NaCl का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशन होता है। मतलब कि जैसे एक क्यूब होता है, आप क्यूब को सामने से देखते हो तो उस सिर्फ आपको सामने वाली साइड नजर आती है। ठीक है, उसकी पिछली साइड भी होती है, उसकी नीचे वाली साइड भी होती है, उसकी ऊपर वाली साइड भी होती है, उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड्स भी होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पर होता है, एक राइट साइड पर होता है। सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, ऐसी होता है ना हमारे पास क्यूब, तो एक ये साइड है, एक इसकी पिछली वाली साइड है। 3 डायमेंशन इसको कहते हैं, जो चीज़ X, Y और Z एक्सिस पे फैली होती है, जिसकी आप 3 डायमेंशन है ना, 3 साइड से फैली हुई है, 3 डायगोनल्स के अंदर। ठीक है, तो आप इसकी सिर्फ ये वाली साइड देख रहे हो। ठीक है, इसकी पिछली वाली साइड आपको विजिबल नहीं है, लेकिन हम ये इमेजिन करते हैं द सेम मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड, जो कि इस साइड पर मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, द सेम वंस आर द प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, जो कि हमें विजिबल नहीं होती, वो पीछे की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है बड़ा कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से वो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। क्रिस्टल ही होता है ना हमारे पास, शुगर भी क्रिस्टल होती है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास क्रिस्टल ही होता है। ठीक है, ये NaCl का स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारे पास, एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में हुआ। ठीक है, ये आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कैसे NaCl का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो रहा है। यहाँ मैं आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मैम ने हमें बताया नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंगल है ना कलर है, कलर ऐसे करके, ये हमारे पास सोडियम है, जबकि जो एम्प्टी है वो हमारे पास क्लोराइड है। अब ये क्यूब की एक साइड है हमारे पास सामने वाली। ठीक है, आप अगर इस वाले क्यूब को उठा के इधर रखोगे, कैसे, हमारे पास ये ना क्यूब, ठीक है, उसकी ऐसे और ऐसे करके साइड हैं। अब जब दूसरे वाला क्यूब आप उठा के इधर रखोगे तो देखो बच्चों क्यूब बन गया ना हमारे पास, तो एक साइड आपको विजिबल होगी, दूसरी साइड आपको विजिबल नहीं होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस तरह इस स्ट्रक्चर को डिवाइस किया है। ठीक है, देखो आपको सामने नजर आ रहा है कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ पिछली साइड पर है। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन विजिबल हमें एक चीज़ है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हर जो सोडियम आइंस होता है ना, एक सोडियम आइन उसको 6 क्लोराइड आइंस जो है हमारे पास वो अट्रैक्ट करें। 3, ये देखो 4 इस तरफ है ना,
तो इसी तरह ऑपोजिट साइड पे भी उसको अट्रैक्ट करेंगे। ये जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल 6 क्लोराइड बन जाएंगे जो एक सोडियम को अट्रैक्ट करेंगे। सोडियम दरमियान में होगा और उसके 6 साइड के ऊपर जो होगा हमारे पास क्लोराइड्स होगा। ठीक है, अब जब क्लोराइड प्रेजेंट होगा उसके साथ भी यही होगा, एक क्लोराइड होगा हमारे पास और उसकी तीनों 6 साइड के ऊपर हमारे पास जो होगा हमारे पास वो सोडियम होगा। इसलिए जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, क्योंकि 6 ही सोडियम होते हैं, 6 ही क्लोराइड होते हैं और दोनों को वो एक दूसरे की तरफ सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से वो इतनी स्ट्रोंगली बॉन्ड होता है हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की कि क्या क्या है। हमने आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देख ली थी कि हमें पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी तरह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आयनिक बॉन्ड हमारे पास बन कैसे रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, वो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ना, हमारे पास टेबल सॉल्ट है उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ तो है ना, वो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर सिर्फ जो है ना हमारे पास वो लिखी हुई है कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं आपको उसकी रीजंस भी दूंगी कि ये प्रॉपर्टी है ये क्यों ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, हमने पढ़ लिया कि जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम्पल सारी जो है ना वो सोडियम क्लोराइड की दूंगी ताकि आपको ना जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। ठीक है ना, आप इसको इस तरह याद कर लो। अब मैं आपको अगर किसी और आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल देने बैठ जाऊंगी तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर याद करोगे, फिर देखोगे कि इसका क्या सब कुछ है। तो आप सोडियम क्लोराइड को ही जनरल मानो और वही समझो कि आपके पास सबसे बेस्ट आयोनिक कंपाउंड है, उसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारे पास ये टेबल सॉल्ट होता है हमारे पास, वो क्रिस्टल की शक्ल में होता है। आप नमक जो यूज करते हो हमारे पास क्रिस्टल होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है ना, रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारे पास सॉलिड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। सॉलिड चीज कब होती है, जब उसके दरमियान जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो बड़े स्ट्रोंगली अटैच्ड होते हैं, कंपैक्ट होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने पढ़ा है सॉलिड, गैस और मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, गैस और लिक्विड्स। सॉलिड में क्या होता है हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो आपस में बहुत ज़्यादा हमारे पास अटैच्ड होते हैं क्लोजली। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसमें थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, और गैसेस में तो बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सॉलिड्स में बहुत आसपास होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन क्यों होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो डोमिनेट कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोराइड आपस के अंदर क्या करते हैं, बड़ा स्ट्रोंगली एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इस स्ट्रोंगली आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से, इस स्ट्रोंगली बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है किस तरह, एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको इस पॉइंट की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप बच्चों पहले ना याद करने से पहले आप देखा करो कि उसमें पॉइंट्स मेन क्या दिए हुए हैं, उसकी पहले उस चीज़ के पीछे जाया करो कि कैसे। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मेन पॉइंट है। अब आपको ये फटाफट आना चाहिए कि हमने मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कैसे, सी ऑफ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो पिछली वीडियो है देख लो वहां जाकर। ठीक है, कैसे हमारे पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं। अब क्या होता है, पहली बात हमने पढ़ी कि क्या हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही है। मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बहुत आसपास हैं। सोडियम क्लोराइड के दोनों एटम्स जो है हमारे पास बड़े क्लोजली कंपैक्ट स्ट्रक्चर में है। अब देखो जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, कंपैक्ट स्ट्रक्चर है ना हमारे पास किसका, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड आपस में बड़े स्ट्रोंगली बाइंड है एक दूसरे के साथ, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी हमारे पास।
इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के ये जो बेसिक फेनोमेना या बेसिक फीचर है वो यही है कि हमारे पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड आपस में इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो कंडक्शन नहीं करते रूम टेम्परेचर के ऊपर जब वो सॉलिड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, कब? जब वो एग्जिस्ट करते हैं एक्वस सोल्यूशन में या फिर मोल्टन में। एक्वस सोल्यूशन क्या होती है? हमारे पास पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डालो, मतलब कि टेबल सा डालो, उसको इस तरह डिजोल्व करो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब मोल्टन क्या होती है बेटे? मोल्टन जो होती है ना, हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारे पास, उसको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, उसको कहते हैं हमारे पास मोल्टन स्टेट। अब दो चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना हमारे पास। देखो, जब सॉलिड में था तो स्ट्रक्चर बहुत कंपैक्ट था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं थे, इस वजह से कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, हमने उसको एक्वस सोल्यूशन में डाला, सोलिबिलिटी हुई। नमक क्या हल नहीं होता पानी के अंदर, होता है हमारे पास, सोलिबिलिटी होगी तो हमारे पास जो आयंस थे वो सेपरेट हो गए। सोलिबिलिटी का तभी होगी सोलिबिलिटी जब हमारे पास आयन सेपरेट होंगे। जब हमारे पास आयन सेपरेट हो गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे पास वो मिल गए हमें, ठीक है, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईजी होगी। नेक्स्ट, मोल्टन स्टेट में ऐसा क्या होता है? मोल्टन स्टेट के अंदर क्या हुआ है, हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको लिक्विड फॉर्म में किया। लिक्विड फॉर्म मैंने आपको भी क्या बताया कि लिक्विड फॉर्म के अंदर जो मोलिक्यूल या एटम्स होते हैं हमारे पास वो कंपैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस की वजह से या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पॉसिबल होती है। जब हमारे पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होंगे या फिर हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होगा हमारे पास, तो कंडक्शन जो होगी हमारे पास वो ईजी नहीं होगी। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीज़न है हाई मेल्टिंग पॉइंट की और हाई बॉइलिंग पॉइंट की? मेल्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की भी हमारे पास सेम रीज़न है। मेल्टिंग पॉइंट की क्या रीज़न है? देखो, जब हम किसी जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है उसको हीट करते हैं ना, हीट किया जाता है, तो जो हमारे पास हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना हमारे पास वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना हमारे पास किसी भी सॉलिड का या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, वो ओवरकम कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, और जो हमारे पास कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड का, वो वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या हो रहा है बच्चों कि एक बड़ा कंपैक्ट स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, हमने पता है क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। अब देखो सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली अटैच्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है हमें डबल एनर्जी देनी पड़ती है ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो सकें। रिड्यूस होंगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होंगी तभी वो हमारे पास जो होगा उसका वो मेल्ट होगा हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होगा। और जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 801 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आपको 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतनी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास वो सॉलिड से मोल्टन स्टेट के अंदर मतलब कि मेल्ट हो जाए। इट्स वेरी वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, अब सेम फिनोमिना बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऐसा ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास वो ओवरकम होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम मींस कि हमारे पास रिड्यूस होंगी, तब हमारे पास जो होगा जो क्रिस्टल होगा सोडियम क्लोराइड का या किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, वो अपनी मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर बॉयल हो जाएगा। अब जो सोडियम क्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास होता है 1413 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि आपको इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास वो बॉयल होना शुरू हो जाए। देख लो आप कितनी, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास, वो कितनी स्ट्रॉन्गली डोमिनेट कर रही हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, और मेन रीज़न क्या है? सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारी जो गेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर हम थोड़े से जो पॉइंट्स है क्या उनको स्टडी कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली आयंस जो होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सोडियम और क्लोराइड दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हमारे पास आयंस हैं, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड आयंस टुगेदर इन अ सॉलिड क्रिस्टल लैटिस। हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास वो डोमिनेट करती हैं इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। आयनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली फाउंड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह, क्रिस्टल मीन एक जो 6 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है हमारे पास उस तरह ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू फिक्स्ड आयंस। हमें पता है क्यों इनकी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है, क्योंकि हमारे पास फ्री आयंस तो होते नहीं है, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो कंडक्शन कहाँ से होगी हमारे पास। आयनिक कंपाउंड्स बिकम कंडक्टिव इन सोल्यूशन और मोल्टन ड्यू टू फ्री आयंस। अब हम पे चलेंगे कैसे हमारे पास मोल्टन और फ्री आयंस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्टेबल होती है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। हमें पता चल गया कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास वो ओवरकम करने के लिए हमें डबल एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो एक चीज़ जो है हमारे पास वो मेल्ट भी हो सके और बॉयल भी हो सके। एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड की ली है ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। अब इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो मेन रीज़न है कि सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट जो होता है हमारे पास वो वाटर में कैसे सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, सोलवेंट। जो चीज़ हम जिसके अंदर हम कोई चीज़ डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज़ डिजोल्व करें वो हमारे पास सोलवेंट होगा, जिस चीज़ को डिजोल्व करें वो हमारे पास सोल्यूट होगा। तो NaCl हमारे पास क्या है, एक सोल्यूट है, ठीक है, इसको डिजोल्व करें हम वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट होता है हमारे पास, वो सोल्यूबल होता है ना, वो क्यों होता है हम सोलिबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास 6 चैप्टर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल। लाइक डिजोल्व लाइक बच्चों एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर जो जैसा कंपाउंड होगा वो उसी तरह के सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या करता है, वो सिर्फ पोलर सोलवेंट्स के अंदर डिजोल्व होता है, जैसे हमारे पास वाटर है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली जो वाटर होता है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सोलवेंट, मतलब कि ऐसा सोलवेंट जिसके अंदर दुनिया की सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास वो किस ना किस तरह जो होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना हमारे पास, वो एक सोलवेंट की एबिलिटी होती है कि वो रिड्यूस कर सके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो जिस चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास एक ऐसी हमारे पास एक एबिलिटी है या पावर है कि जो हमारे पास एक आयन जब जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगी तो सारी बात है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा कि वो डिसोल्व हो जाए पानी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी के अंदर भी डिसोल्व हो जाए। अब जो वाटर होता है ना उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 80 इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वांटिटी, ठीक है। अब वाटर की 80 होती है। अब वो क्या करती है हमारे पास, जब NaCl को हम इसमें डिसोल्व करते हैं ना तो वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देती है। वो इतना रिड्यूस कर देती है कि हम थोड़ा सा भी मिक्सचर इसको हिलाएं, जब सोडियम क्लोराइड को हम डालें पानी के अंदर तो वो जल्दी सोल्यूबल हो जाता है। ये हमारे पास बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से होता है। और एक और प्रिंसिपल भी है वो लाइट डिसोल्व बाय का। वो ज़्यादातर बच्चों जो लाइट डिसोल्व बाय का प्रिंसिपल होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर या पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मेन रीजन यही है कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इसलिए सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। वो ओवरकम कर जाता है उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो हमारे पास NaCl या किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहे हैं ब्रेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्स सब्सटेंशियल एनर्जी इनपुट। कहते हैं कि हमारे पास अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है ना तो हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी हमारे पास जो होती है हमारे पास वो रिक्वायर्ड होती है कि ताकि आप उसको ब्रेक कर सको। आयनिक कंपाउंड डिसोल्व इजीली इन पोलर सोलवेंट्स लाइक वाटर। आयनिक जो होते हैं हमारे पास वो पोलर सोलवेंट्स के अंदर जल्दी डिसोल्व हो जाते हैं जैसे वाटर। वाटर इज हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वीकन्स आयन अट्रैक्शन एडिंग दिस सोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है हमारे पास वो सोल्यूशन को एड करता है, हेल्प करता है कि हमारे पास सोल्यूशन हो जाए। आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम्स। ट्रांसफर क्रिएट्स कैटाइन्स पॉजिटिव एंड आयनाइन्स नेगेटिव। चार्ज आयन्स अरेंज इन अ स्टेबल आयनिक लेटर स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव अटैक फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। ये उन्होंने बेसिकली आपको पिक्चर रिवाइज करवाया जो मैंने आपको पहले बता दी है
कि कैसे होता है हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म कैसे होता है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हमारे पास वो पॉजिटिव बन जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से सोडियम होता है हमारे पास वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। जो क्लोराइड है हमारे पास वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो एक हमारे पास एनायन बन जाता है जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड अपने आप को एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज कर देते हैं और हमारे पास एक क्रिस्टल जो होता है हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट कह रहे हैं क्रिस्टल लैटिस कंट्रीब्यूट्स टू कंपाउंड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है हमारे पास वो बताता है कि एक कंपाउंड जो है हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कितना वो स्टेबल है। ठीक है कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ कितना वो स्टेबल है कितनी जल्दी वो सोल्यूबल हो रहा है वाटर के अंदर किसी भी सोलवेंट के अंदर कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1413 डिग्री सेल्सियस। आयनिक कंपाउंड्स आर आफ्टर द इन्वॉल्व हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स को मैच लेते हैं जैसे हमारे पास सोडियम और क्लोराइड है। ठीक है सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं कि इनको ऐसे नेम किया जाता है जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस तरह हम उसको नेम ले देंगे। प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एलिमेंट्स ऑफ आयन द लैटिस प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे पास सारी बात है उन आयंस के ऊपर होंगी जिस तरह हमारे पास वो आयंस अरेंज्ड होंगे। ठीक है ज्यादा स्ट्रॉन्गली अरेंज्ड होंगे तो हमारे पास उस तरह उसकी प्रॉपर्टीज होंगी लेस स्ट्रॉन्गली अरेंज होंगे तो उस तरह उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। सॉलिड आयन कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू फिक्स्ड आयंस वही बात सेम रिपीट हुई कंडक्टिविटी इंक्रीज व्हेन आयंस आर फ्री टू मूव इन सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स इलस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज वो कहते हैं हमारे पास ये बताती है कि हमारे पास कैसे जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की वो वेरी कर रही होती हैं कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके बच्चों अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोवलेंट कंपाउंड्स का। हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं फिर उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली वो बनते हैं हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बन रहते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं हमारे पास वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की जो शर्त होती है वो ये होती है कि उन्होंने क्या करना होता है म्यूचुअल शेयरिंग करनी होती है। म्यूचुअल शेयरिंग से मराद है कि दोनों ने शेयर करने होते हैं और आपस में 50-50 डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन दोनों की होती है और 50-50 कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है तो ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है ये एक आप समझ लो लिमिटेशन है कोवलेंट कंपाउंड्स के कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है अब हमें पता है वो नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर ब्रोन फैमिली से ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 70 तक जाते हैं। ठीक है और हाइड्रोजन भी हमारे पास एक नॉन मेटल है। उसके अलावा देखो बच्चों अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो आगे फॉर्म करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब जब एक मोलिक्यूल जो होता है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड का सपोज हमारे पास CH4 है। ठीक है ये एक मॉलिक्यूल है कोवलेंट कंपाउंड भी है। इसके अंदर जो होता है ना कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है हमने कल ये पढ़ा था कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होगी हमारे पास होगी वो थी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं लेकिन साथ साथ कंपाउंड्स के अंदर जो होती है हमारे पास वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना हमारे पास वो इतना ज़्यादा ना मतलब कि आप समझ लो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड की अंदर होती है ना हमारे पास वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। मेन प्रिंसिपल जो आयनिक बॉन्ड्स का या आयनिक कंपाउंड्स का वो ये कि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग तो होते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है उनकी जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान इंट्री अट्रैक्शन नहीं होती है लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड के आप देख लो नॉन मेटल्स हो कोई इनके म्यूचुअल शेयरिंग हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे पास गैस जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। उसके अलावा CH4 मीथेन। ठीक है उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ग्लूकोज C6H12O6 CO2। ठीक है ये हमारे पास सारे क्या हैं ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स है। अब आपकी बुक पे एक स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलेक्युलर मैस हमारे पास क्या होता है चैप्टर 1 को रिवाइज करें। मोलेक्युलर मैस बच्चे हमारे पास मोलर मैस को ही कहते हैं कि आप नंबर ऑफ एटम जितने हैं उनका सबका जो एटॉमिक मैस है उसका सम कर लें तो हमारे पास जो होता है वो मोलिकुलर मैस या मोलर मैस आ जाता है। ठीक है H2CH4 H2SO4 C6H12O6 या CO2 कहते हैं कि अगर उनका जो मोलिकुलर मैस है वो लेस हो कम हो तो क्या वो हमारे पास क्या होगा तो वो हमारे पास होगा लिक्विड। लेकिन अगर हमारे पास हायर है मोलिकुलर मैस तो वो होगा हमारे पास सॉलिड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं
जो हमारे पास होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 98 ग्राम्स। उन्होंने बताया कि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर मास कम हो, लेस हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो लिक्विड्स होंगे। जबकि ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास होगा वो ज़्यादा होगा, हमारे पास वो क्या होंगे, वो सॉलिड्स होंगे। अब हम इनकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हमने पढ़ा कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। आयनिक कंपाउंड जो थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्हें डोमिनेट करी थी, उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग थे हमारे पास काफ़ी। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास हैं लेकिन इतने नहीं है एज रिस्पेक्टिव टू आयोनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट कंपाउंड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो सबसे पहले आती है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्यों है कोवलेंट कंपाउंड्स का लो? क्योंकि हमारे पास इनके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से मुराद ये नहीं है कि वो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हमारे पास वो डिक्रीज कर देंगी। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान प्रेजेंट तो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, लेकिन वो बहुत वीक हैं। ठीक है, इतनी वीक है कि आप थोड़ा सा मतलब कि उसको हीट करोगे तो वो फौरन हमारे पास मेल्ट हो जाएगा कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, जल्दी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा, ये इस चीज़ का मतलब है। ठीक है, इसकी वजह से उनके अंदर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास वो क्या थे, आपने NaCl का मेल्टिंग पॉइंट देखा था 801 डिग्री सेल्सियस, दैट वॉज वेरी हाई। ठीक है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन है कि उनके अंदर जो होता है उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और क्या रीज़न है इस चीज़ की? इस चीज़ की रीज़न ये है कि उनके पास वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो होती है हमारे पास वो एग्जिस्ट करी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उन वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? नॉट गुड कंडक्टर, सेम एज जो हमारे पास आयनिक थे वो भी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन एक्सेप्शन किसका था कि जब वो मॉडर्न और एक्वस सोल्यूशन में होते हैं। अब हमने कोवलेंट कंपाउंड की दो टाइप्स भी पढ़ी थी, एक हमारे पास था पोलर और एक था हमारे पास नॉन पोलर। ये हमारा कल का टॉपिक है क्योंकि एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल है, आप लोग बहुत सैचुरेट हो जाएगा आपका दिन, आप इस तरह इसको समझ नहीं पाओगे। तो आज के लिए हमने सिर्फ दो ही टॉपिक रखे हैं, आयनिक और कोवलेंट। कल हम इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास 3 या 4 टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर हमने पढ़ा था। पोलर जो होता है हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो होता है क्रिएट होता है। जबकि नॉन पोलर जो होता है हमारे पास वो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कोवलेंट कंपाउंड्स है ना वो यहाँ पर आके डिस्टिंग्विश रहते हैं अपने कंडक्टिविटी के हिसाब से कि कैसे वो कंडक्ट करेंगे कि वो नहीं करेंगे। अगर तो हमारे पास क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। अगर तो बच्चों हमारे पास होंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास वो सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि पोलर के अंदर जो होता है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है बच्चों। किसकी वजह से? कब हमने पढ़ा था कि जो HCl है हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड ही है ना हमारे पास, जो HCl है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी। जबकि जो हमारे पास क्लोराइड है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से जो पोलर होते हैं हमारे पास, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे पास, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जब वो वाटर में डिसोसिएट कर जाते हैं हमारे पास आयंस के अंदर, तो वो फिर कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सेम एज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड भी तो हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या थे, वो नहीं कर सकते थे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। सेम कोवलेंट कंपाउंड्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके दरमियान ये डिफरेंस आ जाता है कि आया कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर के अंदर हमारे पास क्या था, नॉन पोलर के अंदर हमारे पास जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत जीरो था। ठीक है, दोनों सेम एटम से, जैसे हमारे पास H2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है, 2.2 माइनस 2.2 जीरो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर होते हैं हमारे पास वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये एक लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है। नॉन पोलर सोलवेंट्स पोलर में तो नहीं सोलवेंट सोल्यूबल होंगे। वाटर हमारे पास क्या है बच्चों, एक पोलर सोलवेंट है। अब वो अपने अंदर पोलर चीज़ें डिसॉल्व करेगा, ठीक है, अपने अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा। अब जो नॉन पोलर होंगे, जारी बात है वो नॉन पोलर सोलवेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। वो हम कल पढ़ेंगे कि नॉन पोलर सोलवेंट्स आकर
कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास वही कंडक्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को, नंबर 1 बात। और दूसरी बात क्यों करते हैं, क्योंकि जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट कर जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सेप्शन हमारे पास बुक के अंदर गिवन है वो कहते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो जॉइंट स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। जैसे हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसका भी 3 डायमेंशनल, जिससे हमारे पास सोडियम क्लोराइड था उसका 3 डायमेंशनल था ना स्ट्रक्चर, इसका SiO2 का हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनकी ये कंडीशन होती है कि जो हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं ये बड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, हमारे पास हार्ड होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे जॉइंट स्ट्रक्चर होगा हमारे पास कोई आप और एग्जांपल ले लो, हमारे पास डायमंड है, ठीक है, जो डायमंड है हमारे पास वो भी एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड ही है, ठीक है, और उसका भी एक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया बच्चों। तो इनका ये जॉइंट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं और उसके अलावा ये इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अब हम इधर से पढ़ते हैं कि इधर यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। कोवलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म थ्रू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स, हमें पता है। कोवलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली कंसीडर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स, हमें पता चल गया। दिस कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल एलिमेंट्स। एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स इंक्लूड हाइड्रोजन CH4, मीथेन CO2 आना यहाँ पर, CO2, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड CH3OH, ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल है हमारे पास एक। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेज और लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स, ठीक है, ये बता दिया। इन कंट्रास्ट हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर टिपिकली सॉलिड्स। नेक्स्ट कहते हैं वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जनरली हैव नो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर टिपिकली पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताया क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास इनके अंदर जो आयंस होते हैं हमारे पास वो इतने फ्री स्टेट में नहीं होते, जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं आयंस होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, इस वजह से हमारे पास कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन सोल्यूशन या एक्वस फॉर्म। Compounds with polar solvent bonds can conduct electricity when dissolved in polar solvents. Covalent compounds are usually insoluble in water but soluble in non-aqueous solvents like benzene, ether and alcohol and acetone. ये non-polar solvents की बात कर रहे हैं, non-polar covalent compounds की बात कर रहे हैं। Larger molecules with 3-dimensional bonding form covalent crystals that are highly stable and hard. Example हमारे पास किसकी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, ठीक है। These covalent crystals have high melting and boiling point. इन्होंने बताया कि इनकी हमारे पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल को भी ख्याल रखें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।